नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। जैसा कि आपको पता है, रेगुलर 8 बजे ये जीएस और जीके की प्रैक्टिस की क्लास होती है। इसमें हम शामिल करते हैं पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न और इसके साथ साथ कुछ संभावित प्रश्न जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो जितने भी वनडे एग्जाम है उनकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपके पेपर में जीएस का सेगमेंट आता है तो आप इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो एसएससी के जितने भी एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम है, अभी यूपी में पीईटी का एग्जाम आया है, जो पैट आया है वो है, पुलिस के एग्जाम है, उन सभी में जो जीएस सेक्शन पूछा जाता है उसके लिए आप इस क्लास को फॉलो रेगुलर कर सकते हैं। आपसे बस यही कहना है कि आप थ्योरी की स्टडी अच्छे से करें अपने घर पर और साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस के लिए हमसे जुड़ें। इससे ये फायदा होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं ये जानने को आपको मिलेगा और क्या आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसके पीछे क्या वजह है, क्या रिवीजन की कमी है आपकी तरफ से, या कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए हैं, या रट लिए थे उन्हें भूल गए हैं। तो वो सारी चीजें पता करना है एग्जाम से पहले, बाद में नहीं। समझ रहे हैं? पता लगा एग्जामिनेशन हॉल में ही आप सोच रहे हो अरे ये गलती हो गई, तो जो अगर कोई गलती हो गई है तो वो पहले से पता लग जाए, वो ज्यादा बेटर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है आपके सामने पहला क्वेश्चन है आपके सामने और वो क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। 1857 की जो क्रांति हुई उसका मुख्य कारण पूछ रहे हैं, मेन रीजन पूछ रहे हैं। मेन तात्कालिक कारण जैसे आर्थिक शोषण, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति, चर्बी वाले कारतूस, या अत्यधिक कर यानी कि टैक्स बहुत ज्यादा लगाया जाता था। तो देखो, अगर ओवरऑल हम देखें तो 1857 की क्रांति के पीछे लॉन्ग टर्म देखें, अगर पीछे कई सालों का देखें अंग्रेजों का बर्ताव, तो उसके बिहाफ पे तो ये सभी सही है। लेकिन वो पूछ रहा है मुख्य कारण क्या था, यानी कि मुख्य कारण मतलब ऐसा कोई कारण जिसने आग पर घी डालने का काम किया और भड़क गए सब लोग। तो वो है चर्बी वाले कारतूस। तो जो कार्टेज थी, जो एनफील्ड राइफल थी, उसमें जो कारतूस डाला जाता था राइफल चलाने के लिए, वो कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ था। समझ रहे हो? इस्तेमाल होता था उसमें गाय और सूअर की चर्बी का। अब उस कारतूस को राइफल में डालने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था, तब डालना होता था। तो इससे ना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, हिंदुओं को भी मुस्लिम को भी। समझ रहे? तो ये 1857 की क्रांति का तात्कालिक या मुख्य कारण आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे ये जो रिवॉल्ट हुई तो पूरी इंडिया से अलग अलग कोने से कई लोगों ने इस क्रांति का समर्थन किया और मैं कहूंगा लीडरशिप की भूमिका निभाई। कौन कौन नेतृत्व कर रहा था, अलग अलग, ये भारत के अंदर अलग अलग जगह से अलग अलग लीडरशिप दे रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे इस आंदोलन का, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का, इस विद्रोह को आगे बढ़ाने का। तो उनमें से कुछ नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर सेकंड। ये कहां से नेतृत्व कर रहा था, इस रिवोल्ट का समर्थन कर रहा था? दिल्ली से। ये कहां से कर रहा था नेतृत्व? दिल्ली से कर रहा था। वहीं दूसरे खास हैं रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी से थी, झांसी से नेतृत्व कर रही थी। इसी के साथ ही तांत्या टोपे, तांत्या टोपे ये भी इनके साथ थे, इनका समर्थन कर रहे थे। ठीक है, तो तांत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और एक और थे नाना साहेब। कौन थे? नाना साहेब। ये समर्थन दे रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है,
और आपको जो याद रखना है वो है बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, ये अवध से थी, अवध, ठीक है, लखनऊ, यहां से ये नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। और कुंवर सिंह एक थे, नाम पूछा जाता है, ये तो डायरेक्ट कुंवर सिंह पर क्वेश्चन आया था कि कुंवर सिंह ने 1857 का जो रिवॉल्ट है उसका नेतृत्व कहां से किया था। तो अगले हैं आपके कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, इन्होंने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का बिहार से, ठीक है। ये नाम आपको याद रखने हैं। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस साल हुई? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस साल हुई? तो इसका 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 7 अगस्त 1905। ये बंगाल पार्टीशन का भी यही ईयर है ना, बंगाल विभाजन का। इसमें गांधी, अरविंदो घोष, तिलक और लाला लाजपत राय, गांधी, अरविंदो घोष, अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ये सब का समर्थन था इसमें, सबने नेतृत्व किया था। लाला लाजपत राय, ठीक है, ये व्यक्ति शामिल थे। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन का मतलब है बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशी सामान का बहिष्कार करना, ठीक है, विदेशी सामान का बहिष्कार करने का ठान लिया, इसे कहा गया है स्वदेशी आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये जो मैसिव हत्याकांड था जलियांवाला बाग, ये पता ही है आपको, 13 अप्रैल 1919 को होता है ना। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना होती है। 13 अप्रैल 1919 इस दिन घटना होती है, किसके विरोध में होती है? तो जो रॉलेट एक्ट पास किया था, रॉलेट अधिनियम पास किया था अंग्रेजों ने, इस अधिनियम के तहत किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था शक के आधार पर। तो रॉलेट अधिनियम को काला कानून बोला गया, भारतीयों के द्वारा काला कानून बोला गया, और इसके विरोध में जलियांवाले बाग में लोग इकट्ठा हुए। और जब लोग इकट्ठा हुए वहां पे अमृतसर में, तो जनरल डायर था वहां का इंचार्ज, जनरल डायर। इस जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, ऑर्डर दिया गोलियां चलाने का, तो गोलियां चलवाई। जब गोलियां चलवाई तो क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो जो कैजुअल्टी है वो भी बहुत ज्यादा हुई, 400 की डेथ हो गई, लगभग 2000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, ठीक है। तो जो कैजुअल्टी हुई उसमें 400 लगभग इनकी मौत हो गई, और 2000 के आसपास लोग घायल हो गए, ठीक है। अब इस भीषण हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर इनको इनकी एक किताब गीतांजलि, इनको एक किताब अपनी गीतांजलि के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली थी। नाइटहुड की उपाधि से इन्हें अंग्रेजों की तरफ से सम्मानित किया था। तो जलियांवाले बाग हत्याकांड से दुखी होकर
इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया। ठीक है, याद रखना है। ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है इसके बारे में। गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहां से की? तो साबरमती आश्रम से। ठीक है, तो गांधी जी ने कहां से की? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से गांधी जी ने शुरुआत की और इसमें 24 दिन लगे और 24 दिन लगे इसमें, टोटल 24 दिन की ये यात्रा थी जो कि साबरमती आश्रम से शुरू होती है। साबरमती आश्रम से शुरू होती है, शुरू होकर कहां पहुंची? दांडी नामक गांव में। दांडी नाम का एक गांव था, वहां पे ये यात्रा पहुंची और 24 दिन इसमें लगे। और यहां पे गांधी जी के जो फॉलोअर्स यानी कि जो इनके साथ चल रहे थे उनकी संख्या लगभग 79 थी। गांधी जी के साथ जो दांडी मार्च में चल रहे थे उनकी संख्या लगभग 79 थी। और ये कितनी दूर था साबरमती आश्रम से? दांडी नाम की ये जगह जहां जाकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा मुट्ठी में नमक लेके, ये 241 मील दूरी थी इसकी, साबरमती से दांडी नामक गांव। तो यहां गांधी जी पहुंचे अपने 79 फॉलोअर्स के साथ और यहां पे नमक कानून तोड़ा। नमक कानून, सॉल्ट लॉ तोड़ दिया। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे देखो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी, प्रथम अधिवेशन। ठीक है, अब ध्यान रखिए दो चीजें और। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो कौन है? बताओ जल्दी से। एनी बेसेंट, बहुत बढ़िया। एनी बेसेंट। और फिर अगर पूछा जाए कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो ये हो जाएंगी कौन? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी जो स्थापना है वो 1885 को होती है। कौन करता है इसकी स्थापना? तो सर A.O. ह्यूम, अंग्रेज। A.O. ह्यूम, इनके द्वारा स्थापना होती है। ठीक है, याद रखेंगे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ध्यान रखेंगे भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है, भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है। राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों लोगों को एक साथ बुलाता है।
और ये जो जॉइंट सिटिंग आई, तो जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता, जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर करेगा। ठीक है। जॉइंट सिटिंग जो है कब बुलाई जाती है? जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी विधेयक को लेकर, किसी बिल को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, कोई विवाद, डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बिल लोकसभा में आया और लोकसभा ने उसको पास कर दिया, अब राज्यसभा में जाना है, राज्यसभा में जब गया तो राज्यसभा ने पास नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में अगर डिस्प्यूट पैदा हो जाए तो टाइम बर्बाद हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि इसे जल्दी सुलझा लें। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 108 का यूज करके दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं, और ज्वाइंट सिटिंग में जो बिल पेंडिंग था, विवाद उत्पन्न हो गया था, एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरा नहीं कर रहा था, अगर ज्वाइंट सिटिंग में बैठकर वो बिल पास हो जाता है तो फिर वो दोनों हाउस में पास हुआ माना जाएगा। फिर ऐसा नहीं है कि ज्वाइंट सिटिंग में पास हो गया फिर से उसे अगले दिन राज्यसभा में पास कराएंगे, नहीं। ज्वाइंट सिटिंग में अगर कोई बिल पास हो गया है, इसका मतलब है उसे दोनों हाउस में पास हुआ माना जाएगा। ठीक है। अब ये जो ज्वाइंट सिटिंग है यानी कि संयुक्त बैठक, ये जो ज्वाइंट सिटिंग है, संयुक्त बैठक, ये किस किस के लिए बुलाई नहीं जाती? तो ध्यान रखना, संविधान संशोधन अगर हो रहा है, संविधान संशोधन, अगर कोई विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक है, उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती। और दूसरा, धन विधेयक के लिए भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती, मनी बिल के लिए भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती। तो ज्वाइंट सिटिंग बिल के लिए बुलाते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए कोई बिल पास होना है तो उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती, और मनी बिल को रिगार्डिंग कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती। ठीक। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। राज्यसभा में किस प्रकार के प्रस्ताव पेश नहीं किए जा सकते? राज्यसभा में किस प्रकार के प्रस्ताव पेश नहीं किए जा सकते? संविधान संशोधन विधेयक या वित्त विधेयक या साधारण विधेयक या निंदा प्रस्ताव। 27। तो भैया यहां एक्चुअली में देखो, ये वित्त नहीं है, ये होगा धन विधेयक। तो मनी बिल जो है राज्यसभा में शुरुआत नहीं होती है। अब यहां लिखा है देखो, आर्टिकल 109 ये कहता है कि जो मनी बिल है, जो मनी बिल है, इसकी शुरुआत हमेशा कहां से होगी? लोकसभा से, यानी कि राज्यसभा में नहीं होगी। उसके बाद एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 110, ये कहता है कि मनी बिल को डिफाइन कौन करेगा, यानी कि कौन बताएगा कि कौन सा बिल मनी बिल है या कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। ये बताने की पावर किसके पास है, कौन बताएगा? तो आर्टिकल 110 में बताया गया है कि मनी बिल के बारे में डिफाइन कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर डिफाइन करेगा, उसी के पास पावर है, उसी के पास पावर है। ठीक है भाई। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद की स्थापना कौन करता है? हमने बात की कि जो राज्य की विधायिका है उसमें दो हाउस होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा तो सभी राज्यों में कंपलसरी है, लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, वो 6 में है। तो लास्ट क्लास में हमने ये बात की थी। तो ये जो विधानसभा है, विधान परिषद है, ये कुल 6 राज्यों में है अभी,
अभी 6 राज्यों में है ये। कौन कौन से हैं वो राज्य? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और फिर बिहार, महाराष्ट्र और यूपी, यहां है। अब इन 6 में तो है, बाकी जो 22 राज्य बचे उनमें तो नहीं है, केवल विधानसभा है वहां तो पूछा जा रहा है कि राज्य विधानमंडल में जो विधान परिषद है, अगर कोई राज्य ऐसा है जहां विधान परिषद नहीं है और वो अपने यहाँ विधान परिषद बनाना चाहता है, तो ऐसा कैसे होगा? विधान परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? विधान परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? क्या राज्यपाल बना सकता है उस राज्य में, या राष्ट्रपति बना सकता है, या राज्य की विधानसभा ही बना लेगी, या पार्लियामेंट? तो ध्यान रखना, किसी भी राज्य के अंदर अगर विधान परिषद बनाना है नया, या हटाना है पहले से और वो हटाना है, ये दोनों काम संसद कर सकती है। ठीक है, दोनों काम कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। किस परिस्थिति में राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है? किस परिस्थिति में राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है? हमें पता है राज्यसभा भंग नहीं होती, भंग नहीं होती है। जब भंग नहीं होती है तो क्यों पूछ रहे हो कि राष्ट्रपति कब कर सकता है? भंग नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता इसको। ध्यान रखना, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये आंसर होगा इसका। राष्ट्रपति कभी भी नहीं कर सकता भंग। संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा कब तक रोक कर रखा जा सकता है? संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा कब तक होल्ड करके रखा जा सकता है? जब तक चाहे तब तक, अधिकतम 6 महीने तक, अधिकतम 1 साल तक, या 3 महीने तक। जब तक चाहे तब तक, क्योंकि उसके पास वीटो पावर है, उसके पास वीटो पावर है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक, ये देख लीजिए कुछ। 12 मार्च 2025 को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। ये डे में याद रखना है आपको। एक लापता लेडीज फिल्म जिसने 25वें आईफा एडिशन में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। और पारंपरिक नृत्य चापचर कुट 2025 मिजोरम में मनाया गया। वहीं केंद्र सरकार ने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को 7 राज्यों में स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। यानी कि केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है कि 7 राज्यों में प्रधानमंत्री मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। भारत 2024 में वायु प्रदूषण के मामले में वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर रहा है। ये रिपोर्ट आई है 2024 की। ठीक है, तो दोस्त ये हमने डिस्कस किए आज के सवाल। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जुड़े रहिए हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।